अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इलेक्शंस में अभी 2-3 महीने बाकी हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही इलेक्शंस के ऊपर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये जो सवालात हैं ये पीडीएम में शामिल और जमातें और पीडीएम की इत्तेहादी जमातें लगा रही हैं। नून लीग जहां पर बड़ी कॉन्फिडेंट है, ना सिर्फ अपनी पोजीशन को लेकर इत्तेहाद भी कर रही है, मुख्तलिफ लोग आकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और ख़ासकर JUI-FE इन इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और इनसे खुश नहीं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी से खुश नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तो आपने बात सुनी, ये गुज़श्ता रोज़ जब मैदान में वो बात कर रहे थे वो है। आज भी उन्होंने पेशावर में गुफ्तगू की और ये कहा कि अगर आज भी कोई समझता है कि वो ज़बरदस्ती अपना वज़ीर आज़म बनवा लेंगे तो उनकी भूल है, ऐसा नहीं होने देंगे। अगर IJI बनाई गई इस दफ़ा जो कोशिशें हो रही हैं तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और उनको आता है, हमेशा से उन्होंने देखा है कि इलेक्शंस रिग होते हैं या वहाँ पर मैनिपुलेशंस होती हैं, लेकिन उनको आता है, उनकी जमात को आता है कि किस तरह से रिग्ड इलेक्शंस में भी जीतना है। एक तरफ ये इल्ज़ाम, दूसरी तरफ मौलाना साहब ने भी गुज़श्ता रात जब जलसे से खिताब किया तो आपने मुलाहिज़ा भी किया, वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर, उनकी जमात के ऊपर भी ये दबाव या तवक्को थी उनसे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन हैं उनको शामिल किया जाए JUI-FE में, या JUI-FE उनको अपना ले, लेकिन उन्होंने ये दबाव या उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। अब ये जो सवालात खड़े हो रहे हैं इलेक्शन से मुतल्लिक, इनमें कितना वज़न है, इनका तदारुक किस तरह से हो सकता है, तमाम तर मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारा सवाल कुछ यूँ कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं क्या वो दुरुस्त है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी मेरे साथ हैं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? क्या इलेक्शंस से पहले इलेक्शंस के ऊपर जो सवाल खड़े हो गए हैं दुरुस्त है? मैडम शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। सबसे पहले आपने मेरी राय ली और हमेशा ये अल्लाह आपको इस सुन्नत मैडम शेख पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। कभी गलती हो जाती है। मैडम शेख, इर्द गिर्द की जो आवाज़ें आपके इर्द गिर्द से आ रही हैं, अब इर्द गिर्द की जो आवाज़ें आ रही हैं ये पुराने लोग हैं, उस्मान बुज़दार के फ़ैन, और उस्मान बुज़दार इनके फ़ैन थे, इन पर नज़र ना डालिए। मैडम शेख, जिसको तस्वीर दिखाता हूँ यही कहता है, जिसको तस्वीर दिखाता हूँ यही कहता है, तेरा नुकसान तो पूरा नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, परवेज़ खटक, मौलाना साहब, जिसको तस्वीर दिखाता हूँ कहता है तेरा नुकसान तो पूरा नहीं होने वाला। मैडम शेख, बिलावल भुट्टो साहब ये भूल कर कि अगले 100 साल वो सिर्फ अगर अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें तो सिंध में उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं, और ये वो भूल कर कि वो शहबाज काबीना के हरावल दस्ते के रुकन थे, और बिलावल भुट्टो साहब ये भूल कर कि उनके 55 गैर मुल्की, बल्कि इससे भी एक आध ज़्यादा है, गैर मुल्की दौरों से इस मुल्क को कुछ हासिल वसूल ना हुआ, और ये भूल कर कि वो शहबाज स्पीड की तारीफ़ें करते थे और कहते थे कमाल की गवर्नेंस शहबाज शरीफ की, कमाल की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ की, अब हमें सिंध में भी शहबाज स्पीड चाहिए। अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, ज़रा उनके बयानात को एक लड़ी में परोया है, ज़रा इस लड़ी पर मुलाहिज़ा करें, फिर मौलाना साहब पे बात करते हैं। मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो फरमा रहे हैं, मुस्लिम लीग अल मारूफ महंगाई लीग, अब मैं कुर्बान जाऊं, मुस्लिम लीग अल मारूफ महंगाई लीग मुश्किल वक्त में पाँव पड़ जाती है और आसान वक्तों में गिरबान पकड़ लेती है। मुस्लिम लीग हमेशा धांधली से जीती है, और इस मुस्लिम लीग की हुकूमती कारकर्दगी ऐसी है कि अब शहबाज शरीफ मुंह छुपाते फिर रहे हैं। 15 महीने की हुकूमती कारकर्दगी, और इस मुस्लिम लीग की हुकूमती कारकर्दगी ने यह साबित किया कि लंदन में बैठकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और इस मुस्लिम लीग के कायद को सिलेक्ट कर लिया गया है। एक मफरूर और मुजरम को प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। हालांकि
यहाँ हालांकि के बाद बिलावल भुट्टो हाले दिल पे आ गए हैं। हालांकि किसी को दूसरी बार मतलब शहबाज शरीफ, किसी को चौथी बार मतलब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की बजाय एक मौका मुझे भी दे दें। कभी कह दें कि बाबों को नो लिफ्ट, पाले बच्चों को लिफ्ट, बाबों को रिजेक्ट करें, पाले बच्चों को सिलेक्ट करें। कहाँ ये थे बिलावल भुट्टो, और वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे थे, मज़ाहमत की बात कर रहे थे, और कोई समझता है, मौलाना साहब और बिलावल कह रहे, ये कोई कौन है, कौन है ये कोई, कौन है ये कोई, कौन है ये कोई? मुझे तो मैडम शेख कोई समझ नहीं आ रही। मैं आपको आज या तो आप कह दें कि आप बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब से ज़्यादा अक्लमंद और साहिब बसीरत हैं तो मैं बता देता हूँ, और अगर आप समझते हैं, अगर आप ये नहीं मानते तो फिर मैं नहीं बताता। मैडम शेख, कहाँ है पाकिस्तान के अवाम? कब पाकिस्तान के अवाम ने सिलेक्शन के खिलाफ मुज़ाहमत की? आप छोड़ दीजिए इस बात को। अच्छा, अब नून लीग क्या कह रही है कभी? हाँ। मैडम शेख, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, ज़रा हाले दिल सुनिए। प्लीज़ नून लीग को सिलेक्टेड लीग ना बनाइएगा, प्लीज़ नवाज शरीफ को फिर से लाडला ना बनाएं, प्लीज़ नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड ना बनाएं। मौलाना साहब, भाई इस बार इतनी मेहनत पीडीएम की, 3.5 साल हम खड़े रहे और 3.5 साल हम लड़ते रहे, 3.5 साल। इस बार केपी तो मेरा होना चाहिए, और मुस्लिम लीग, मेरे महबूब कायद की मुस्लिम लीग 2/3 अक्सरियत चाहिए। करो, इन सारों को सामने रख कर है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और फिर अगला शेर है कि बहुत समझ के फ़कीरों से गुफ्तगू करना, हम सूखी नदी से पानी, हम लोग सूखी नदी से पानी मांग लेते हैं। मैडम शेख, मैडम शेख थोड़ी सी लिफ्ट करा दो, हम भी तो पड़े हैं राहों में, थोड़ी सी लिफ्ट करा दो। अब इशू ये है कि मुझे दुख कोई नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन दुख होता था कि उस वक़्त जब लोग मिसाके जमहूरियत की कस्में खाया करते थे, उस वक़्त जब लोग कहते थे कि देखो मौलाना अचकज़ई, मौलाना ANP भुट्टो ज़िया जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए हैं, देखो एक मरतबा एक पार्टी है जो दंगा फसाद वाली पार्टी है, बाकी सारी सियासत मुल्क को कौम। अच्छा, आपका फेवरेट दौर था ना IJI का, आप बड़ा जिक्र करते हैं। आज बिलावल साहब ने कहा, मैंने इसीलिए आपसे स्टार्ट किया था, बिलावल साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंगली कहा, और उस दौर को अब जो इत्तेहाद हो रहे हैं उसको मिलाया और कहा जी आज की जो IJI बन रही है हम उसका साथ नहीं देंगे, हम उसके हक में नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है? मैडम शेख, अगर ये IJI बिलावल भुट्टो के लिए बन जाए तो मुझे बताएं वो इनकार करेंगे? सही है। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो खुशामदीद कहेंगे। अगर ये IJI मौलाना साहब के लिए बन जाए तो वो इनकार करेंगे? नहीं करेंगे। इशू सिर्फ, मैं जिस बात पे आना चाहता था, इशू ये है कि 3.5 साल असली वदिया जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, उसके बाद मौलाना साहब जनफैज़ हमीद से डील करके धरना लेके चले जाते हैं, शहबाज शरीफ 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बच जाते हैं इलेक्शन से, नवाज शरीफ को बकौल ख्वाजा आसिफ इस्टेब्लिशमेंट बाहर भिजवा देती है, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें तो 2019 में कह दिया गया था कि पंजाब ले लो और फिर मरकज़ ले लो। ये वो लोग थे, और अब एक्सपोज होके क्या कर रहे हैं कि हमें हुकूमत दो, उसको ना सिलेक्ट करो, उसको ना। और बात किसकी करते हैं? अवाम की, वोटों की, और इन सारी और जमहूरियत की। ठीक है। तो अगर आज भी फिर, और यकीन करें ये सारे जो जाली नूरा कुश्तियां कर रहे हैं ना, इलेक्शन हो जाएं, पार्लियामेंट ऐसी हो कि दोनों तीनों चारों को मिलकर हुकूमत बनानी पड़े, फिर से बना लेंगे। इनके ये टॉम एंड जेरी की फिल्में हैं, कार्टून फिल्में हैं, सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन देंगे सिलेक्शन को। जी मैडम शेख, कह रहे अवाम रिजेक्ट कर देंगे सिलेक्शन को। अवाम रिजेक्ट कर देंगे इस इलेक्शन को, तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन को? अच्छा 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 अच्छा, अवाम रिजेक्ट कर देंगे सिलेक्शन को। अच्छा अच्छा अच्छा, अवाम रिजेक्ट कर देंगे सिलेक्शन को। अच्छा अच्छा अच्छा। बेनज़ीर इरशाद भट्टी साहब समझते हैं कुछ नहीं होगा, अवाम कोई रद्द अमल नहीं देंगे, और वो समझते हैं कि जो हो रही है मैनिपुलेशन, जिसके इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अलीना, जो पीपल्स पार्टी और JUIF ने बात की, उस पर आने से पहले मेरे ख्याल से ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो इस पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहा है वो है आपकी इलेक्शन कमीशन
और आपकी निगरान हुकूमत। सियासी जमातों का काम तो नहीं है ना इलेक्शन कराना, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा, आपकी इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? बिल्कुल खामोश है। एक काम है उनका, सिर्फ एक काम, उनकी एक जिम्मेदारी है, वो है इलेक्शन कराना, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन कराना था, उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया उन्होंने हमें नहीं बताया कि क्यों नहीं कराया, उस पर वो बिल्कुल खामोश रहे। जबरदस्ती जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डेट दें, तो तब जाके उन्होंने डेट दी। पूरे मुल्क को इस वक्त नजर आ रहा है कि पीटीआई के खिलाफ प्री पोल रिगिंग हो रही है। आपको, मुझे, मुल्क को नजर आ रहा है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा। फिर आप निगरान हुकूमत पे आ जाएं। हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया हुआ है कि जो आईजी हैं इस्लामाबाद और जो डीसी हैं इस्लामाबाद, उनको हटाया जाए। आज उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने कोई तकरीबन तीसरा खत लिखा है हुकूमत को कि आपने अभी तक इनको हटाया क्यों नहीं है, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। इसके अलावा इसाक दार साहब इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस क्यों है सेनेट में, पता नहीं हमें। इस वक्त क्या हो रहा है, जो निगरान हुकूमत है वो लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल फैसले कर रही है, इलेक्शन कमीशन खामोश है, केयर टेकर हुकूमत का कोई मैंडेट नहीं है उस पर। और मैं आपको उसकी एक मिसाल दूं, क्योंकि बार बार निगरान वजीर आजम जो है वो कहते हैं हम तो कोई गैर आईनी काम नहीं करे। रिको डी के शेयर्स आप फेडरल गवर्नमेंट के उठा के बेच रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म फैसला नहीं है? क्या ये रिवर्सिबल फैसला है? आपके पास तो ये मैंडेट नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और जब निगरान वजीर आजम से पूछा जाता है कि प्रीपोल रिगिंग हो रही है पीटीआई के खिलाफ, वो एक वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकते, तो निगरान वजीर आजम कहती हैं ये तो ऐसी सियासी दावे हैं, बयानात होते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ताकि इनको वोट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात पे आ जाए। देखिए, तासुर इस वक्त यही है मुल्क में कि सिलेक्शन हो रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब परवेज खटक साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं उसके इशारे तो यही हैं। और ये मैं और आप बात नहीं कर रही। आप खालिद मक्सी साहब जो बाप से हैं, उनका बयान ले ले, जो उन्होंने अभी कोई 3-4 दिन पहले, मैं और आप इस शो पे बैठ के वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने खुल के बताया कि वो किसके इशारे पे, किसके कहने पे जाके नवाज शरीफ साहब से क्वेटा में मिले। तो आप इसको आप सिलेक्शन नहीं कहेंगे? क्या आप इसको प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे? इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब भी ये बात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास बलूचिस्तान में पहले सियासतदान आ रहे थे पीपल्स पार्टी में, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, आप मुस्लिम लीग नून में जाएं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं। इशारा तो उनका यही है ना कि किसी के कहने पे कोई हमें कह रहा है कि आप परवेज खटक साहब के साथ बैठे और हुकूमत बनाए केपी में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर खैबर पख्तूनख्वा की अब एक बहुत बड़ी सियासी जमात को आउट कर दे तो एक वैक्यूम तो क्रिएट होगा। अब वो तो भरना है, तो वो इस तरह की छोटी छोटी सियासी जमातों को जमा करके एक इत्तेहाद बना के एक आर्टिफिशियल हुकूमत आपने बनानी है। तो फिर क्या ये इलेक्शन हुआ या सिलेक्शन हुई? और सबसे अहम सवाल अलीना, कि क्या जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, क्या वो वाकई में न्यूट्रल है? मज़र अब्बास साहब, देखिए, सारा झगड़ा सिलेक्शन कमेटी का नहीं है, सिलेक्शन का है। इसीलिए सिलेक्शन कमेटी का नाम लेते हुए बिलावल भुट्टो भी घबराते हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी घबराते हैं। बताएं कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग हैं। उस सिलेक्शन कमेटी ने जब अप्रैल 2022 में एक और सिलेक्टेड को, जिसको आज वो सिलेक्टेड कह रहे हैं, उनके ही भाई थे ना जिनको सिलेक्टेड करके लाया गया, तो उस वक्त भी 16 महीने में भी सिलेक्शन हुआ था। 16 महीने के भी सिलेक्शन पर इमरान खान एतराज़ करते थे, आज के सिलेक्शन पे बिलावल भुट्टो एतराज़ कर रहे हैं। तो सारा मसला सिलेक्शन कमेटी का है। और पाकिस्तान की सियासत का हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा है। बाबर आजम को हटा दो, शाहीन शाह अफरीदी को ला दो, शाहीन शाह अफरीदी को हटा दो, शान मसूद को लगा दो, यही सारा मसला है पाकिस्तान में। तो कल अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो नून लीग भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, और कल अगर मामला वो नहीं होते तो वो नून लीग को पीटीआई से ज़्यादा बदतरीन जमात कहेंगे। और ये बात भी हो सकती है कि अगर मामला बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें सिंध में मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी जो है उसका झुकाव पीटीआई की तरफ भी हो जाए। अगर वो पीपल्स पार्टी को लगेगा कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है,
तो जाहिर है वो कल भी जो है इस तरह की पोजीशन ले चुके हैं और आज भी पोजीशन ले लेंगे उसमें। तो सारा मसला सिलेक्शन का है कि आप किसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो यही बात कह रहे हैं ना कि जी ये इस सिलेक्टेड को हम कबूल नहीं करेंगे, तो किस सिलेक्टेड को कबूल करेंगे? अगर बात इलेक्टेड की है तो फिर बिलावल भुट्टो को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी ये डिमांड करनी चाहिए कि तीनों बड़ी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सर वो तो कह रहे हैं लेवल नहीं, अपने लिए कह रहे हैं। हाँ। असल चीज ये अपने है, हक में कह रहे हैं, फील्ड उनके हक में करती है। देखिए चीज ये है कि क्या पीपल्स पार्टी लेनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ एक एज ए डेमोक्रेट कि पीपल्स पार्टी और न्यून लीग ये पोजीशन ले रही है कि जी पीटीआई को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। क्या पीटीआई के लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने कोई बयान देखा उनकी मजम्मत का कि इस तरह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? इस तरह कैसे आप हथकड़ी डाल के लाते हैं? इस तरह अच्छा, कैसे पीटीआई वालों के बारे में तो वो कहते हैं कि क्योंकि 9-10 मई में वो मुलव्विस थे और उन्होंने क्योंकि स्टेट के खिलाफ बगावत की है तो इसलिए उनको सजाएं मिलनी चाहिए। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इसको दोहराया। पूरी पीटीआई तो 9 मई नहीं है ना भाई, पूरी पीटीआई तो 9 मई नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि पीटीआई को सेफ पैसेज मिले, आप नहीं चाहते पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। कहना और बात है, प्रैक्टिकली एज अ डेमोक्रेट पीपल्स पार्टी को और नून लीग को ये कहना चाहिए, और चाहे उनके साथ बहुत बुरा पीटीआई के दौर में खासतौर पे नून लीग के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज अगर नून लीग ये पोजीशन ले कि नहीं पीटीआई को जी खुला मैदान दें, आप पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें, तब तो एक डेमोक्रेटिक तरीका नजर आता है। लेकिन ये कहना कि सिलेक्टेड को लोग कबूल नहीं करेंगे, तो इलेक्टेड इस मुल्क में इलेक्टेड आता ही नहीं है। आईजीआई का जिक्र किया, आईजीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाई गई थी, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी 88 में तो वो एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट बनी। उन्होंने आईजीआई के उम्मीदवार नवाबजादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार गुलाम इसहाक खान को वोट दिया और उनको इलेक्ट करवाया। तो हमारे मुल्क में सिलेक्शन ही होती है, सिलेक्टेड ही आते हैं, इलेक्टेड नहीं आते। सर क्या इसको कुछ तरीकाकार है ठीक करने का? क्योंकि अभी भी 2-3 महीने हैं, जैसे बेनजीर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें तो नहीं कहूंगी, एटलीस्ट उनकी तरफ देख रही हैं कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। भट्टी साहब कहते कुछ नहीं। देखिए, सिर्फ जिन लोगों का काम सियासत नहीं है उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड, लेट द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड। आप बता दें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग वो अपनी सच बता दें कि क्या इस्तेहकाम पार्टी या अलीम खान या जहांगीर तरीन का कोई जेन्युइनली झगड़ा हुआ था इमरान खान साहब से। परवेज खटक बता दें, अच्छा दूसरे लोग बता दें। कल तक जो इमरान खान के गुन गाते थे, ऐसा क्या हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ आप देख लें, आपके यहाँ जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जिस तरह इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये सब क्या है? तो पाकिस्तान में जब तक आप और इस तरह ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे चीज़ों को, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करते हैं। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ये ज़हनों में रहे सवाल जब भी हो, और इलेक्शन तक ये बार बार सवाल होगा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे कि जिसमें सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। वो मांग रहे हैं कि जिसमें हम हों। सिर्फ बिलावल कह रहे हैं कि हम हों, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम हों। ठीक है। दूसरा, बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब लाडला या सिलेक्टेड ये नहीं कह रहे कि किसी को भी ना बनाएं, वो कह रहे हैं हमें बनाएं। तीसरी बात कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, लेकिन रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी के बाद किसी को कोई शक है तो मेरा ख्याल है वो पता नहीं कहाँ रहता है, एमको की जन्नत में रहता है, कि इलेक्शन किससे पहले ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और वही वज़ीर आज़म बनेंगे या किसी को बनवाएंगे। अच्छा, लेकिन सर भट्टी साहब जो अभी बात की मज़े साहब ने और बेनज़ीर ने, वो उसको भी तो एड्रेस करें। वो बड़ी बुनियादी सी बात है कि अगर सियासतदानों को सियासत करने दी जाए और बाकी जो इदारे हैं वो अपना काम करें तो इससे चीज़ें शफाफ हो सकती हैं। जो आपका भी बुनियादी मामला है उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैडम शेख, ये चाहते हैं कि सियासतदान सिर्फ सियासत करें,
कौन चाहते हैं? मैंने आपको मैं 4-5 मिसालें बताई है ना सर। अगर अगर मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगी तो कोई होगा भी नहीं ना देखने के लिए उनकी तरफ। नहीं, सिर्फ मैडम शेख सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, हमारी इस पे शुरू से ही बहस है। मैं 3-4 बातें बताई है ना कि इमरान खान साहब के बारे में तासुर था कि वो वजीर आजम है, सिलेक्टेड है, धांधली से आए हैं, जुर्लू ज़दा इलेक्शन पे आए हैं, ठीक। बाकी सारी सियासत थी एक तरफ और असली और वदिया जमहूरियत थी। इन्होंने ही हमें क्या बताया कि हमारा 2019 में राब्ता हो गया था, पहले पंजाब और फिर मरकज। मौलाना साहब इमरान खान से डील करके धरना कॉल ऑफ करके नहीं गए थे। जरदारी साहब किसको कह रहे थे, फार्मूला बनाने वालों, पहले इनकी छुट्टी कराओ फिर मैं आपके साथ बैठता हूं। और नवाज शरीफ साहब किसकी वजह से बाहर गए थे और बाकी सारे मामलात किसकी वजह से हुए थे। तो ये कल भी इनके इसके अलावा कोई खेल नहीं आता। ये यकीन करें, मैं अगर कह दूं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को सियासत नहीं करनी चाहिए, सियासत सियासतदानों का काम है, बिलीव मी, मुझे पक्का यकीन है कि ये इसके अलावा सियासत कर ही नहीं सकते। 14-15 महीने ये गुण गा रहे थे सारी चीज़ों के। आज जब अपनी झोली खाली लगी, एमक्यूएम उधर मिल गई, बाप उधर मिल गई, इलेक्टेबल्स उधर जा रहे हैं, तो रोला वही है कि मुझे बनाओ, मेरे साथ क्या प्रॉमिस हुआ था, मेरे साथ क्या प्रॉमिस हुआ था, कि ये जमहूरियत की जंग थोड़ी है। अच्छा, और इनके लिए मैं कहूं, ये तो उनके साथ ही मिलकर पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बेनजीर, अलीना 10 साल तक ये कर दें अगर सियासत तब्दील ना हो। यहाँ पे बात हो रही थी कि सॉरी अगर आप पार्टी की तरफ से जी 1 सेकंड बस एक जुमला ले लें मज़हर साहब का। हाँ, सॉरी देखिए भट्टी साहब, 1977 ऑनवर्ड्स नामों से बता सकता हूं कि किस तरीके से दबाव डाला जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी कि जी आप जाते क्यों हैं गेट नंबर 4 पे, आप फलां जगह क्यों जाते हैं। चीज ये है कि पकड़ के बैठाया जाता है। मैं कराची की आपको मिसाल दे सकता हूं। वो आपकी 10 साल वाली बात बड़ी अहम है सर, वो जुमला। आप 10 साल तक ये एस्टैब्लिश कर दें कि जी कम वोट में हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम ना कोई ग्रुप बनाएंगे, ना कोई पार्टी बनाएंगे, ना किसी को फार्म हाउस बुलाएंगे, ना किसी को खुला जगह बुलाएंगे। आप जाने हमारा काम सिक्योरिटी है, मैडम मुल्क की सिक्योरिटी है। ये हमारा काम है। प्लीज बेनजीर को बात करने दें। 10 साल के जवाब मैं जरा एक छोटी मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपके पास आती हूँ बेनजीर, बात कर लेने दें जी। क्योंकि जब हम बात करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, तो हम किसी सियासी जमात के हक में या उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे होते, हम अपने हक की बात कर रहे होते हैं। मुझे और आपको और इस पूरे मुल्क में वोटर्स को ये हक है कि हम जिसको वोट डालना चाहें हम डाल सकें। यहाँ पे इस अवाम को ये हक है, ये उनका फंडामेंटल बुनियादी राइट है कि वो जिस सियासी जमात में जाना चाहें वो जाएं। दूसरी बात ये है कि खुर्शीद शाह साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर भी कुछ इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। हो सकता है वो अपना सियासी मकसद देख रहे हैं, पीटीआई के साथ शायद वो कोई इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने लेकिन एक बड़ी अहम बात की एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप पीटीआई को वर्कर कन्वेंशन नहीं करने देंगे तो इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ेगी, और ये जो साइलेंट वोटर है इससे आपको डरना चाहिए, क्योंकि अगर ये साइलेंट वोटर निकल आया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये बात अहम इसलिए है क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि क्या अवाम कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। इस वक्त लग तो रहा है कि शायद इलेक्शन में वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा, लेकिन वो जो नौजवान तबका है, जो पीटीआई का वोटर है, अगर वो ज्यादा तादाद में निकल आया और उसने अपने गुस्से का इजहार कर दिया और ने कहा इमरान खान साहब ने जिसको भी खड़ा किया हम उनको वोट डालेंगे, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे इलेक्शन? बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपनी जगह कि क्या पल्ले को की रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्शंस में या नहीं होगी, विच ऑफ कोर्स होनी चाहिए भाई। हर जो सियासी जमात है उसका हक है अगर इलेक्शन कमीशन उसको करता है। भट्टी साहब मेरा ख्याल एक लाइन कहना चाहते हैं। एक बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने कोई इत्तेहाद नहीं करना, कोई उनको मोहब्बत नहीं है पीटीआई से या इमरान खान से। चलिए देखते हैं, आप 10 साल वाली बात का जवाब देना चाह रहे थे। वहाँ उस पे करता हूँ, बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो इसको कि थोड़ा सा साढ़े वाली देखो। दूसरी बात 10 साल के लिए, मुझे 5 साल के लिए नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी सिर्फ अवाम पर तकिया कर लें
तो सिर्फ 5 साल 10 साल की छोड़ें तो कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। 5 साल टिकने दीजिएगा उनको आप, फिर भट्टी साहब टिक के हुकूमत करने दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इनको 5 साल नहीं हटाऊंगा। आज मैं गारंटी देता हूं। भट्टी साहब की गारंटी जल्दी से पकड़ ले, भट्टी साहब की गारंटी जल्दी से पकड़ ले। एक ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदी जी। फैसला किया गया है कि टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, यानी मजीद टैक्स जमा करने के लिए जो टैक्स ना दहिंदगान हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और इसके नतीजे में जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाए हैं उनके बिजली और गैस के कनेक्शंस ख़त्म किए जाएंगे, काटे जाएंगे, और उनकी जो मोबाइल सिम्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। ये जो फैसला है, क्या इससे फ़ायदा होगा? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। बेनज़ीर अलीना, मैं ना एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रही थी, वो थी अमेरिका के जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में। अच्छा, वो उनको जो अमेरिका के जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको पकड़ने की, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे। एंड में वो किस तरह पकड़े गए? ज़्यादातर टैक्स एवेजन पे, क्योंकि अमेरिका में इतना उनका सख्त निज़ाम है कि आप चाहे गैंगस्टर हो, क्रिमिनल हो, मॉब आप चलाते हो, आपने टैक्स देना है। तो देखिए, ऑन पेपर ये जो FPR की जो ये करने जा रहे हैं, देखिए ऑन पेपर तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग होगी, आपको नोटिसेस भेजे जाएंगे बार बार। अगर आप नहीं उसका जवाब देंगे तो फिर आप टैक्स फाइलर नहीं बनेंगे तो आपकी बिजली और गैस जो है वो काट दी जाएगी। लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा? हमने देखा है PTI के दौर में, आपको याद है, कहा गया था कि नॉन फाइलर्स जो हैं वो घर नहीं खरीद सकते, वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारा क्या उससे टैक्स नेट बढ़ा? अभी भी मुश्किलों से 1 से 2% है हमारी आबादी के जो टैक्स फाइल करते हैं। हमारा बल्कि टैक्स टू GDP रेशो दुनिया में सबसे कम है अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है अलीना, कि वो जो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर है, जिसके बारे में बात कर करके लोग थक गए हैं कि इनको आप कब टैक्स नेट में लेके आएंगे, उसकी अभी तक बात नहीं हो रही। मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जो रिटेलर्स हैं उनकी दुकान पे हम फिक्स टैक्स लगाएंगे 3,000 रुपए से पता नहीं 30,000 रुपए। आज तक उसका क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। ट्वीट हो गई थी उसके ऊपर, फिर तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। आपका टाइम ले रही हूँ मैं खुद बड़ी एक्चुअली हैरान हुई। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एग्रीकल्चर टैक्स पंजाब में वाकई में है कितना। आपको पता है कि लैंड टैक्स एग्रीकल्चर पंजाब में है 300 रुपए से 500 रुपए, ठीक है, और इनकम टैक्स है आपका तकरीबन 1,000 रुपए से 4 लाख रुपए अगर आपकी बहुत ज्यादा इनकम है। ये आपने बड़ी जबरदस्त निशानदेही की। और जब टैक्स उमूर को डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में, तो ये वाला नुक्ता सबसे पहले उठाया जाता है कि एग्रीकल्चर टैक्स में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। बट ये खुद एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इसके ऊपर एक अलग से बहस हो सकती है। किसी दिन मेरा ख्याल है इसको अलग से निकाल कर तो इसके ऊपर बहस करते हैं, और इकोनॉमिस्ट भी बल्कि अपने पैनल पर बिठाएंगे ताकि हम जरा इसको इन डिटेल कर सके। मज़ा साहब, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हमारी हमेशा से इस तरह की जो है वो फ्लोट होती रहते हैं आइडियाज़। असल चीज़ ये है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बात की, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मजीद जो लोग जो नादहिंदा हैं उनको लेके आएंगे। तो बनाए ना, अपने नेट तो बढ़ाएं, पहले तो बनाए ना, जहाँ जो लोग आपके यहाँ जो जैसे अब आपके शहर में कराची में एक पैरेलल इकॉनमी चलती है। वो ठेले वाला खड़ा होता है और वो रोज़ाना 3,000, 2,000, 4,000 ले जाता है बग़ैर कोई टैक्स दिए, बग़ैर किसी उसके। तो असल चीज़ ये कि आप अगर नेट बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ये ठीक है कि अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें। हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई किस तरह होती है वो भी हमें पता है। हमारे यहाँ जितने फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ने करप्शन सबसे ज़्यादा निशानदेही की कि सबसे ज़्यादा करप्शन खुद FBR में है। तो अब इसको कौन करेक्ट करेगा? इसको कौन बेहतर बनाएगा? जो लोग टैक्स नेट बढ़ाते हैं, बढ़ाने की, जिनको टैक्स कलेक्ट करने की, नेट बढ़ाने की जिम्मेदारी है, अगर वही सबसे ज़्यादा करप्शन है तो आप बताएं कि चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? और ये जो फैसले हैं इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? एग्जैक्टली, इसके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए? इफ यू कुड ब्रीफली। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब सारा मसला, जैसे हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म पोर्टल होता था, उसके ऊपर हम शिकायत दर्ज करवा देते थे, वो कितना इफेक्टिव रहा उसके ऊपर वो भी एक सवाल। बट चीज़ ये है कि हम एज ए सिटीज़न हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम ऐसे एज ए सिटीज़न उस नेट में आना ही नहीं चाहते। हम इधर उधर
के बहाने तलाश करते हैं। और जो लाने वाले हैं उनको ये सब पता है कि लोग नेट में नहीं आना चाहते, तो वो उनसे मामलात अपने सेट कर लेते हैं। जब तक ये मैकेनिज्म, और ये आता है गुड गवर्नेंस से। ठीक है, गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ एक ड्रीम है, एक मिथ है जो हम पिछले 50-60 साल से भट्टी साहब, ये सख्ती अब करने का फैसला किया गया, आपको लगता है कि इसके ऊपर इससे फ़ायदा हो सकेगा और करवा सकेंगे अमल दरामद सख्ती से? अमल दरामद मैडम शेख, सबसे बड़ा मसला ये अमल दरामद, फॉलो अप, आखिर तक जाना। अगर ये हो जाए तो फ़ायदा होगा। थोड़ा सा सेक लगा, थोड़ा सा डंडा चला, डॉलर नीचे आया, चीनी नीचे आई। टैक्स ना देने वालों के भी आप बिजली गैस कनेक्शन काटें, सिम मोबाइल सिम ब्लॉक करें। टैक्स लेने वालों की 2 नंबरी पर भी उनके बिजली गैस कनेक्शन काटें और मोबाइल सिम उनके ब्लॉक करें। और गरीब 36 किस्म के इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स दे रहा है, लेकिन आप बड़े मगरमच्छों को, बड़े टैक्स चोरों को, शुगर माफिया, रियल तेल पेट्रोल माफिया, रियल स्टेट, निजी बिजली घर, स्ताजर, सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको आप छोड़ देते हैं इनको आप पकड़ें। अभी कल मेरे महबूब कायद फरमा रहे थे कि जो इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उससे पूछेगा कोई, उससे कोई नहीं पूछा जाएगा। आप मुझे बताएं, जब मगरमच्छ छोड़ देंगे, नीची नीची मछलियां पकड़ेंगे तो क्या कर लेंगे? ओके जी, इसी नोट के ऊपर हम अपना प्रोग्राम खत्म करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।